राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था को 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। लेकिन हम ये प्रैक्टिस सेट आज हमारा 17वां होने वाला है और हम कई दिनों से यह तैयारी कर रहे हैं बीपीओ की। जब से फॉर्म भरा गया है जून में, उसके बाद हमने देखा कि 27 सितंबर के करीब एलिजिबिलिटी रिजल्ट आता है, उसके बाद मेंस फीस हमारी भरी ही नहीं जाती अभी तक। इसलिए इतना लेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एससी पर शंका होता है कि ये पेपर कराने के मूड में भी है कि नहीं है। इसलिए तैयारी हम लोगों की धीरे पड़ जाती है, सबकी धीरे पड़ जाती है। इसके लिए एक मुहिम चलाना पड़ेगा हम लोगों को। उसके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए आज अपने 20 क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सीमांत किसान और खेतीहर मजदूर विकास एजेंसी MFAL कब शुरू की गई थी? हमारे सामने ऑप्शन है 1971, 1977, 1976 और 1975। तो सीमांत किसान और खेतीहर मजदूर विकास एजेंसी 1975 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? तो 1975 में शुरू की गई थी। सीमांत किसानों और खेतीहर मजदूरों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए यह कार्यक्रम भारत सरकार की पूर्ण वित्तीय सहायता से SFDA के समान शुरू किया गया था, जो स्मॉल फार्मर्स के लिए था। उसके बाद सीमांत किसान मतलब मार्जिनल फार्मर्स के लिए भी यह योजना 1975 में लाई गई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है हमारे सामने 1990, 1991, 1992 और 1989। तो आपको बता दूं, यह जो योजना थी ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति योजना कब शुरू की गई थी? तो 1992 में यह योजना शुरू की गई थी ग्रामीण कारीगरों के लिए, उनकी उत्पाद में गुणवत्ता को सुधार करना, जिनसे उन्हें आय सृजित करने के अवसर प्राप्त हो सके। जब उनके जो भी वो बनाते हैं, कारीगर हैं ग्रामीण क्षेत्र के, तो अगर वो अच्छा बनाएंगे तो शहरों में आसानी से बिक पाएगा और उनके आय में वृद्धि होगी। इसलिए यह योजना सरकार द्वारा चलाई गई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना से एक अस्थायी योजना बन गई? मतलब कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, जो राशन की दुकान होती है, कोटा जिसे बोलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी यही बोलते होंगे, मुझे नहीं पता है। तो कोटा की दुकान जो थी वह कब से भारत सरकार की अस्थायी योजना बन गई, मतलब परमानेंट योजना बन गई? तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था? 5वीं, 6वीं, 7वीं या उपयुक्त में से कोई नहीं। जब 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तभी पीडीएस को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को या कोटे की दुकान को एकदम से अस्थायी कर दिया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण जल आपूर्ति योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1951 में, 1952 में, 1953 में या 1954 में? जो इसका सही जवाब है वह है 1954 में। 1954 में स्वतंत्रता के पश्चात जल आपूर्ति जो कार्यक्रम योजना चलाई गई थी, वो 1954 में चलाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत ही जल की नियोजित आपूर्ति शुरू की गई थी। सफाई और पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए संस्थागत तंत्र का निर्माण किया गया था पहली बार 1947 के बाद। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 और 1953। तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा वर्ष 1952 में शुरू किया गया था, इसको कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 1952 में पीएचई की संख्या कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई और प्रथम योजना की कुल
725 की संख्या से 1996 में बढ़कर इनकी संख्या 21,854 तक पहुंच गई थी। मतलब जो आपके गांव में देखा होगा छोटे छोटे अस्पताल होते हैं हर गांव में, CHC और PHC होते हैं, वो हर गांव में या तो हर दूसरे गांव में छोटे छोटे अस्पताल जरूर बनाए जाते थे, उसमें बनाए गए थे। यह योजना 1952 से शुरू हुई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड की प्रणाली कब शुरू की गई? मतलब हर जो जमीनें हैं उनके लिए एक जैसे QR कोड नहीं होता, उसी प्रकार से यूनिकोड दिया गया। कब से यह योजना शुरू हुई, कब से यह प्रणाली शुरू हुई? मार्च 2019 से, फरवरी 2020 से, फरवरी 2021 से या फरवरी 2022 से। तो फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की गई है। कब शुरू की गई थी? फरवरी 2021 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड की प्रणाली शुरू की है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए जो पिछला क्वेश्चन था कब से शुरू किया गया था, फरवरी 2021 से, उसी के संबंध में क्वेश्चन है अगला, लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड जो प्रणाली चलाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से देखना है कौन कौन से लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड के मुख्य उद्देश्य है और कौन से उद्देश्य नहीं है, इनको हमें चिन्हित करना है इस क्वेश्चन में। तो पहला हमारे सामने स्टेटमेंट है, भूमि विवादों की जांच करना, जो कि लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड की एक प्रमुख विशेषता है, उद्देश्य है। क्योंकि लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड इसलिए बनाया गया है कि कोई अगर जमीन विवादित है तो उस विवादों का निपटारा किया जाए और जिसकी जमीन है उसके नाम से यूनिकोड दिया जाए। चलिए देखते हैं अगले को। विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना, जो भी विवादित भूमि होती है उस पर आप देखेंगे कई लोग नकली तरीके से रजिस्ट्री करा लेते हैं, लेकिन वो नकली रजिस्ट्रियां होती हैं, इसलिए उनको भी समाप्त करके जिसकी ओरिजिनल जमीन है उसके नाम से यूनिकोड प्रदान करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद लोगों को धोखेबाजों के जाल में फंसने से बचाना है, यह भी लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड का मुख्य उद्देश्य है। जब यूनिकोड सबको मिल जाएगा तो सबको पता होगा यूनिकोड डालते ही डेटा में कि यह जमीन फलाने की है या किसी और की है, तो उस पर खरीदार जो आते रहते हैं, कोई बेचता रहता है नकली रजिस्ट्री के थ्रू, तो वह सब कम हो जाएगा। इसलिए यूनिकोड बहुत ही जरूरी है उत्तर प्रदेश में। तीनों देखा आपने सही था। यह प्रणाली भूमाफिया पर नियंत्रण लगाने के लिए कारगर नहीं होगी, यह बिल्कुल गलत है। यहाँ अगर नहीं हट जाएगा तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन नहीं लगा हुआ है इसलिए यह गलत है। ये जो प्रणाली है हमारी लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड प्रणाली, यह भूमाफिया पर भी नियंत्रण लगाएगा, क्योंकि वही अवैध कब्जा करके जमीनों का सेल रीसेल करते हैं, तो वह यूनिकोड से पता रहेगा सबको कि यह उनकी जमीन नहीं है, तो वह कोई खरीदेगा ही नहीं जमीन, तो भूमाफियाओं पर काफी हद तक लगाम लग जाएगा। तो हम देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो A, B, C सही है, D गलत है। तो हम ऑप्शन डी को सेलेक्ट करेंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक तरफ योजना दी गई हुई है, दूसरी तरफ उनके प्रारंभिक वर्ष हैं। निम्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं में से किसका सुमेलन सही नहीं है? 4 योजना है, उनमें से एक योजना ऐसी है जिनका सुमेलन सही रूप से नहीं किया गया है, उनका जो प्रारंभिक वर्ष है वह गलत है। तो हमें उनको चुनना है कौन सा योजना सही नहीं है। तो सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1961 में हुई थी, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP प्रोग्राम 1952 में, यह भी सही है। कमांड एरिया विकास कार्यक्रम 1974 में, यह भी बिल्कुल सही है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा 1954 में, यह गलत है।
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा 1952 में ही शुरू किया गया था। तो आपने देखा कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा जो था वह सही रूप से सुमेलित नहीं था, तो हमने उसे सही रूप से सुमेलित किया और 1954 की जगह 1952 कर दिया है उसे। तो चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्राम सभा की बैठकों की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के पास कौन भेजता है? पंचायत सहायक, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी या पंचायत सदस्य? आप थोड़ा सोचिए, अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो इसका जवाब उस हिसाब से सोच के बताइएगा कि जो ग्राम सभा की बैठक है उसकी जो रिपोर्ट है उच्च अधिकारियों के पास कौन भेजेगा? उच्च अधिकारी कौन है? बीडीओ हो गया, ईडीओ हो गया, डीपीआरओ हो गया, ये सब उच्च अधिकारी हैं ग्राम पंचायत ग्राम सभा के। तो इनको यह रिपोर्ट कौन भेजेगा? आप थोड़ा सोच कर बताइए। तो उम्मीद है आपने सोचा भी और आपके दिमाग में आंसर आ भी गया होगा इन चार ऑप्शनों में से कौन अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजेगा, पंचायत सहायक, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी या पंचायत सदस्य। तो जो ग्राम पंचायत अधिकारी है ना, यही सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है और सरकार के ही उच्च अधिकारी भी हैं। तो इनका आपस में संवाद होगा। ग्राम पंचायत अधिकारी ही ग्राम सभा की बैठकों की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के पास भेजता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित सदस्यों का लेखा जोखा कौन करता है? ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान, खंड विकास अधिकारी या ग्राम सभा सदस्य? तो ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित सदस्यों का लेखा जोखा भी ग्राम पंचायत अधिकारी ही रखता है, क्योंकि वो सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी प्राधिकारी है, इसलिए उसका ही मुख्य रूप से यह काम है। और इसको वह ऊपर जो भेजता है, उच्च अधिकारियों के पास भेजता है, वह भी कार्य ग्राम पंचायत अधिकारी का ही है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी है, ग्राम सभा की बैठकों में किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे, इस क्वेश्चन का भी आंसर ग्राम पंचायत अधिकारी ही होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत अधिकारी ही जो है वो गांव के बाहर का आदमी है और वही इन ग्राम सभा की बैठकों में किसी संकल्प के पक्ष में या विपक्ष में पड़े मतों का रिकॉर्ड रखता है और वही बताता है किसकी जीत हुई, कौन से पक्ष की, कौन से पक्ष की हार हुई इस योजना के संकल्प पत्र के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्राम सभा की पूर्व में हुई बैठक में प्रस्तुत संकल्पों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट को कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका भी आंसर आप समझ चुके होंगे कौन होगा, तो ग्राम पंचायत अधिकारी। इसका भी आंसर ग्राम पंचायत अधिकारी ही होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सरपंच से विचार विमर्श के उपरांत ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप कौन देता है? पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सहायक या पंचायत सदस्य या इनमें से कोई नहीं? तो आपने देखा ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम बदल कर पंचायत सेक्रेटरी यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन में। यह यहाँ भी आंसर ग्राम पंचायत अधिकारी ही होगा, जो कि पंचायत सेक्रेटरी हम उसे गांव की भाषा में बोलते हैं सेक्रेटरी। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसका भी आंसर क्या होने वाला है। तो ग्राम सभा की बैठकों के बारे में सूचना कौन जारी करता है? तो आप आसानी से सोच भी लिए होंगे, लगभग 4-5 क्वेश्चनों का आंसर एक ही हो गया है, तो आपको दिमाग और आइडिया भी लग गया होगा, यही पंचायत सेक्रेटरी ही इसका भी आंसर होगा। तो इसका भी आंसर पंचायत सेक्रेटरी ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने वाले लोगों के लिए बैठने, स्वच्छ पानी और स्वच्छता आदि का प्रबंध कौन करता है? ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत अधिकारी या इनमें से कोई नहीं? तो आपको सीधे सीधे ग्राम पंचायत अधिकारी पर क्लिक कर कर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्राम पंचायत के भवनों एवं अन्य परिसंपत्तियों की देखभाल की जिम्मेदारी तथा उन्हें अतिक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पंचायत सेक्रेटरी की, ग्राम प्रधान की,
पुलिस की या इनमें से कोई नहीं, तो यह भी जिम्मेदारी पंचायत सेक्रेटरी यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी की ही है। तो ए ऑप्शन पर क्लिक करके टाइम न बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा द्वारा लगाए गए शुल्कों का एकत्रीकरण कौन करता है? जो भी ग्राम सभा में शुल्क लगाए गए हैं, जो भी टैक्सेस लगाए गए हैं, उनको एकत्र कौन करता है? कौन सरकार का नुमाइंदा है हमारे गांव में? तो वही है सेक्रेटरी है, जिसे हम ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी भी कहते हैं। तो इसका भी आंसर सेक्रेटरी या ग्राम पंचायत अधिकारी ही होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत अधिकारी कौन होता है? गांव का मुखिया, पंचायत और सरकार के बीच एक कड़ी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो ग्राम पंचायत अधिकारी है वह सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी है और प्रधान के लिए सेक्रेटरी मतलब सचिव नियुक्त किया गया है, इसलिए वह पंचायत और सरकार के बीच एक कड़ी या मीडिएटर के रूप में काम करता है। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्राम पंचायत अधिकारी का क्या कार्य है? लिपिकीय कार्य है, धन का लेखा जोखा रखना है, ऑडिट के लिए लेखा जोखा को मुहैया कराना है, या उपयुक्त सभी है? तो लिपिकीय कार्य भी है, लिखा पढ़ी का भी काम जो है वह सेक्रेटरी करता है, ग्राम पंचायत अधिकारी ही करता है। जो भी गांव में काम चल रहे हैं, जो भी गांव में काम चलने हैं, सबका लिपिकीय कार्य ग्राम पंचायत अधिकारी करता है। धन का लेखा जोखा भी ग्राम पंचायत अधिकारी ही रखता है। अगर कोई टीम ऑडिट करने आती है तो उसके सामने जो भी लेखा जोखा तैयार किया है वह ग्राम पंचायत अधिकारी ही प्रस्तुत करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा। लिपिकीय कार्य, धन का लेखा जोखा, ऑडिट के लिए लेखा जोखा मुहैया कराना भी ग्राम पंचायत अधिकारी का ही कार्य है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन और आज की इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ग्रामीणों के बीच सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राम पंचायत सचिव द्वारा, पंचायत सदस्य द्वारा, लेखपाल द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप आंख मूंद कर आंसर लगा दीजिए। आपने गांव में देखा होगा जरूर प्रधान, क्योंकि सचिव साहब इतना काम करते नहीं, लेकिन यह कार्य ग्राम पंचायत सचिव का ही है कि जो भी सरकारी नई योजना आई है गांव के लिए, वह ग्राम पंचायत सचिव जाकर या किसी माध्यम से पूरे गांव को ऐसा करे कि पूरे गांव को पता लग जाए। लेकिन यह कार्य ज्यादातर गांव में प्रधान लोग ही कर देते हैं गांव में, क्योंकि उनका उठना बैठना होता है हर जगह। और ग्राम पंचायत सचिव बाहरी गांव का या कहीं और जिले का है तो उसके लिए मुश्किल होता है, तो यह कार्य समझिए प्रधान कर देता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो इसका आंसर होगा वो ग्राम पंचायत सचिव ही होगा। तो हमने आज के 20 क्वेश्चनों को देखा, जिसमें 10-12 क्वेश्चन तो ग्राम पंचायत अधिकारी से रिलेटेड थे और उनके आंसर भी एक ही थे, ग्राम पंचायत अधिकारी। उसके पहले 8 क्वेश्चन हमने योजनाओं के बारे में देखा। तो उम्मीद है कि आपको 8 क्वेश्चन हो और 12 क्वेश्चन इधर के आसानी से याद हो गए होंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक जरूर करना है, क्योंकि लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। और कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना या बताना हो तो पूछ बता सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। जय हिंद।